किस तरह से हिंदुस्तान के अकाउंट्स तरीके लबैक को सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो मुजाहरे हो रहे हैं उनकी बुनियादी वजह यह है कि उन मुजाहिदीन से झूठ बोला गया। जहाँ तक मुज़ाकरात का सिलसिला है वो शायद आज शाम भी हों। मैं और नूरुल हक कादरी साहब इसमें शरीक हैं। कालेदम तरीके लबैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाए। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सड़कों पर इंतशार, हाथों में बंदूक, लाठी, पत्थर, ज़बान पर गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे और नारे, खुद को दूसरों से बेहतर मुसलमान और बड़ा गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वालों ने कांस्टेबल गुलाम रसूल पर तशद्दुद किया, जिससे वो शहीद हो गए। एएसआई अकबर और इससे पहले 2 और पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब तक 4 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। पिछली बार 6 एहलकार शहीद हुए थे। कलअदम टीएलपी की इस्लामाबाद पर यह 6ठी बार चढ़ाई की कोशिश है। 5 बार पहले भी रियासत, मुल्क और निज़ाम हुकूमत यरगमाल रह चुके हैं। हर बार इनको मनाया जाता है, समझाया जाता है, मुआहदा करके वापसी का रास्ता दिखाया जाता है। हर बार इस ग्रोह के हाथों अवाम की जान, माल और कारोबार लुटता है। अवाम के नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस ग्रोह की सारी फरमाइशें पूरी कर दी जाती हैं। हुकूमत वक्त टाइम गुजार कर समझती है कि मसला हल हो चुका है। दुनिया इन मनाजिर को कैसे देखती है, मुल्क का कैसा तमाशा बनता है, इस पर भी रवायती सियासी भाषण सुनने को मिलते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अपनी बारी पर इस ग्रोह के नाम पर सियासत करने का मौका किसी ने हाथ से जाने नहीं दिया। हुकूमती कन्फ्यूजन की अगर बात की जाए तो उसका ये आलम है कि अब तक एक वजीर जो है वो इस जमात के साथ दहशत गर्दों की तरह का सलूक करने का कह रहा है, तो दूसरा जो है वो बार बार मुज़ाकरात की मेज़ सजाए सूरत हाल पर काबू पाने के ख्वाब जो है वो देख रहा है। हुकूमत की ये बेबसी कब तक बरकरार रहेगी? और माइंड यू, ये बेबसी पिछली हुकूमत की भी थी। कांस्टेबल गुलाम रसूल की इन बंदूक बरदार गुलामान रसूल के हाथों कब तक जाने जाती रहेंगी? ये बच्चा जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी यतीमी का जिम्मेदार आखिर कौन है? वो जिन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये बर्बरियत की है, या वो जो हुकूमत और रियासत जिसने अपनी पुलिस को इस हाल पर छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ सजाई हुई है? ये कुछ सवालात हैं जो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ आज हम करेंगे। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ इम्तियाज़ गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो हम कन्फ्यूजन, हुकूमती कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब अप्रैल में क्या फरमा रहे थे, प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो सुनवा दीजिए, और फिर आज कल का जो उनका बयान है ज़रा वो भी सुन लेते हैं। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीके लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। नहत्ते पुलिस वालों को चौकों में पकड़ के मोटरसाइकिलों से उतार के मारा गया है। इनके किरदार की वजह से इनको टीएलपी को बैन किया जा रहा है पाकिस्तान। अब हम डेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। पहले में तो वो मुतासर नहीं होते, डेजोल्यूशन में वो मुतासर होंगे। हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चारा कार नहीं। एंटी जो आपसे बात तय हुई है, आप हमारे भाई हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान को इमरान खान यरगमाली भी नहीं बनने देगा। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता हूं, आपका नुकसान हमारा नुकसान है, हमारी फोर्सेस का नुकसान भी आपका और पाकिस्तान का नुकसान है। जहां तक मुज़ाकरात का सिलसिला है वो शायद आज शाम भी हों। मैं और नूरुल हक कादरी साहब इसमें शरीक हैं हुकूमत की तरफ से। जल साहब आपकी तरफ आती हूँ। शेख रशीद साहब, माजी करीब में क्या बयानात थे, अब क्या हैं वो हम देख रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कोई और ही नवीद सुना रहे हैं, उस पर भी आगे जाके बात की जाएगी। फैसल वाडा साहब हैं तो उन्होंने तो कोई नई मंतक जो है वो अपनाई हुई है। वो तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जो लास्ट टाइम मुआहदा हुआ था उससे वो ही वाज नॉट प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन। अब बात यह है कि हुकूमत में इतनी कंफ्यूजन क्यों नज़र आ रही है? क्या ये इतना सेंसिटिव मामला है जिस पे हर किसी के पाँव जलते हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन है? तो क्या बेहतर नहीं है कि एक कोई पार्टी इसकी ओनरशिप नहीं ले सकती, इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर सकती ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी? क्या बेहतर ना हो कि बजाय इसके कि ये कंफ्यूजिंग स्टांसेस जो हैं वो सामने आए, इस मसले को पार्लियामेंट में लेके जाया जाए या इस पर कोई एपीसी बुला ली जाए, ताकि एक यूनिफाइड स्टांस मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हो? क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए डॉक्टर साहब, असल किस्सा ये है कि ये किसी एक पार्टी का, जैसे आपने कहा, मसला नहीं। ये कल को मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो
और डेनमार्क में या ऑस्ट्रेलिया में कहीं फिर ये इस तरह का कोई वाकया हो जाए और ये फिर बाहर निकल आएंगे। सो उसको जिसकी हुकूमत होगी उसको फिर निपटाना होगा। ये रस्म पड़नी नहीं चाहिए थी कि दुनिया के किसी और मुल्क में कुछ हो और तबाही यहाँ शुरू हो जाए कि आप बसों को आग लगा रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं। तो ये तो मामला हुआ गड़बड़। और उसमें पहली गलती इनकी ये थी कि जब इनके पास इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह की तरफ से आती है कि ये इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी या ये करना चाहते हैं, तो इनको बाहर निकलने से पहले इनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाए, जो कि पहले भी इन्होंने किया था। लेकिन वो अरेस्ट करना परमानेंट हल नहीं, लेकिन अरेस्ट करने के बाद वहां पे आगे मुज़ाकरात या आगे उनके साथ जो जो आपने करना है, पाबंदियां आयद करनी है, जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू होना है, वो इन्होंने नहीं किया। लिहाजा जब ये बाहर निकल के एक मॉब इस तरह चल पड़ता है और उसमें मजहब के नाम पे चार्ज किए हुए लोग जो जान देने के लिए तैयार हों, यानी जान ही सबसे ज्यादा अहम चीज है, और वो भी वो देने के लिए तैयार हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपको फायदा नहीं है अभी उनको रोकने का। और रोकने में अगर 2 4 6 लोग मारे गए तो पूरे मुल्क पे फिर नमाज जनाजा का ड्रामा शुरू हो जाएगा, कहीं गायबाना नमाज जनाजा और कहीं कुछ, वो आपके लिए अलग मुश्किल बन जाती। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर ये उनके मुतालबात मानते हैं और वो वापस जाते हैं तो तब तक हुकूमत की रिट गई, वो आप कुछ नहीं, उसका वो रिट कायम करने वाली बात खत्म हो जाएगी। तो जरूरत इस बात की है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझाया जाए और वो पार्लियामेंट में कि देखिए ये हर पार्टी का मसला हो सकता है, लिहाजा एक पार्लियामेंट्री कमेटी जाके उनसे मुज़ाकरात करे और उसके पैरामीटर्स ये होंगे, उसमें जाके उनके कोई छोटे मोटे किस्से में कोई इन्वॉल्व बंदा पकड़ा हुआ तो वो छोड़ दिया जाए, जिनके ऊपर सीरियस मुकदमे हैं उनको सजा दी जाए या उनका केस आगे चलाया जाए। लेकिन मैसेज पार्लियामेंट की तरफ से जाए कि ये इनकी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, वरना वो ये समझते हैं कि उनको अकेले हुकूमत हत्थे चढ़ी हुई है, उसको डील कर रहे हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज शायद उनके पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए। अगर वो मैसेज चला जाए इकट्ठा तो फिर सॉफ्ट कॉर्नर भूल जाएंगे और उनको पता होगा कि पूरी कौम मुत्तहिद है उनके खिलाफ। क्योंकि ये जो तरीकाकार उन्होंने इख्तियार किया है पिछले कई दिनों से, आप देख लीजिए कि लाहौर और उससे आगे का इलाका जो है वो बंद हुआ पड़ा है और इधर भी सड़कों पे कंटेनर तो थोड़ा हाल, तो ये ऐसी सूरत हाल इतनी मजीद प्रोलॉन्ग नहीं होनी चाहिए। मैं जरा गुल साहब की तरफ चलती हूँ। गुल साहब, बड़ी माज़ियत के साथ लगता है कि एक मजाक बन गया है, हर साल 2017 से हम यही सिचुएशन जो है इस टाइम पे ऑलमोस्ट राउंड अबाउट द सेम टाइम निमट रहे होते हैं। और कल मैं शेख रशीद साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा जी हो सकता है 7वीं दफ़ा भी हो जाए, उनको पता नहीं है, 6 दफ़ा तो ये आ चुके हैं, यरगमाल बना चुके हैं पूरे मुल्क को। क्या आप समझते हैं कि टाइम आ गया है, जिस तरह बात की जा रही है, क्योंकि ये सेंसिटिव मसला है, कोई एक पार्टी इसको अकेले डील नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से हमें ये वुज़रा में भी जो है वो कन्फ्यूजन नज़र आती है कि एक यूनिफाइड स्टांस जो है वो पार्लियामेंट के फोरम से, APC के फोरम से जाए, और ये नहीं सिर्फ कि इनसे जाके मुज़ाकरात करें, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं पार्लियामानी कमेटी, फेयर इनफ, लेकिन एक कोई बात प्रॉपर कोई डिसीजन लिया जाए कि इनके साथ डील कैसे करना है, इस चीज़ का सद्देबाब क्या होगा, किस तरह होगा, जब कोई इस तरह का कोई मसला आए, हमारे मुल्क में इंतशार ना फैला हो, क्या उसके लिए पार्लियामेंट को यूज़ करना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ा जाए? जाहिर है अगर एक पार्लियामानी जमहूरियत है और उसमें पार्लियामान चल भी रही है, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारे वज़ीर आज़म को अपनी अना के हसार से निकल के अब तक तमाम बड़ी जमातों को दावत देनी चाहिए थी। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन आप तमाम बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों को बुला के उनके साथ सलाह मशवरा करें और बैक आवाज़ एक करारदाद की सूरत में पाकिस्तान के तमाम लोगों को पैगाम पहुंचाया जाए कि कुछ ऐसे उमूर हैं जिस पे रियासत पाकिस्तान किसी एक ग्रोह, मखसूस ग्रोह के कहने पे वो समझौता नहीं कर सकती। और मुझे ये हैरानी है कि हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनके मुतालबात भी मान लिए हैं। यानी जिस मुतालबा, एक मुतालबा है उनका और उसकी बुनियाद पे उन्होंने फिर मार धाड़ की है, जलाओ, घेराव, पथराव किया है, लोगों को पुलिस वालों को शहीद कर दिया। वो मुतालबा है कि फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए। इतना एक लग़्व किस्म का मुतालबा है और एक एटमी कुव्वत है, 7वीं बड़ी फौजी कुव्वत है, और उसमें हम आए रोज़ हमने उस रियासत को एक तमाशा बना दिया है सिर्फ मुज़ाकरात के नाम पे। यानी आपने जो कॉज है,
कॉज ये था उनका मुतालबा, उसको छोड़ के आप इफ़ेक्ट पे बात कर रहे हैं। और सबसे ख़तरनाक बात, एक हमने ऐसे साहब को वज़ीर दाखिला लगा दिया है, बड़े अच्छे उनके हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन शायद उनको अपने इस मनसब की हसासियत का एहसास नहीं है, उनको शायद प्रॉपर ब्रीफ भी नहीं किया गया है। 4-5 दिन से वो मुसलसल ये कहे जा रहे हैं कि उनका मुतालबा है कि सफ़ीर को निकालें, और हम कह रहे हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान में है ही नहीं है। यानी ये क्या अजीब किस्म की मंतक है। इनकी जो दलील है उसके मुताबिक तो फ्रांस का सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद होता तो फिर हुकूमत उनको निकाल देती। ये क्या बात हुई? मतलब क्या ये एक कलदम ग्रोह है, उसके मुतालबे पे हम ये काम करेंगे? एक कलदम ग्रोह ने लाखों अफराद की जिंदगी को यरगमाल बना लिया, मफलूज बना के रख दिया जिंदगी को, और हम अभी भी दबे दबे अल्फाज में बिल्कुल मीकली बुज़दिलाना मुदाफियाना अंदाज में उनके साथ डील कर रहे हैं। भाई ये जब शुरू हुआ था, जब इन्होंने ऐलान किया था कि हम धरना देने जा रहे हैं, तो ये साहब दुबई पहुंच गए थे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। क्या रियासतें इस तरह चलती हैं? तो पहले आपकी प्रियम्पशन होती है, जब इस किस्म का ऐलान होता है तो आप उधर ही बुराई को उधर ही दबाने की कोशिश करते हैं, ना कि इंतजार करते हैं कि इस्लामाबाद पहुंच जाए, रावी के पुल पे पहुंच जाए, झेलम पहुंच जाए। ठीक, अच्छा, जहां हुकूमत की कंफ्यूजन की और जहां क्रिटिसिज्म जो है वो हुकूमत पे आ रहा है, वहां फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। किस तरह से हिंदुस्तान के अकाउंट्स तरीके लबैक को सपोर्ट कर रहे हैं। अब पिछली दफा 6 पुलिस वाले शहीद किए गए और 700 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हुए। 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में। वज़ीर आज़म साहब की सदारत में इजलास हुआ, उसमें पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और तमाम मुतल्लिका हुकाम ने उसमें शिरकत की और एक वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, और वो डिसीजन यही है कि ये जो कालदम तरीके लबैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे, और बाकी इदारों को भी मैं समझता हूं अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। ये जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाजत इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक उनको दी गई है, उसके ऊपर अदालतों का जो मामला है, तमाम जो हमारे इदारे हैं उनका ये फर्ज है कि वो अपना अपना किरदार अदा करें। जनरल साहब, ये जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उन्होंने बातें की हैं, इंडिया से ताल्लुकात मिल रहे हैं, साथ ही साथ कि इनको जो है वो बैन किया जाए, ये अगेन एक हुकूमत के खिलाफ ये जो है वो चार्जशीट है। अगर वाकई उनके ताने बाने जो हैं वो इंडिया से मिल रहे हैं, भारत से उनको सपोर्ट जो है वो हासिल है, तो फिर एक ऐसे आदमी से आप मुज़ाकरात करने क्यों जा रहे हैं? फिर उसको छोड़ने क्यों जा रहे हैं? उसके लोगों को क्यों छोड़ने जा रहे हैं? फिर तो उसको अंदर ही रहना चाहिए। आप उसके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, यू आर गिविंग हिम लेजिटिमेसी। साथ ही साथ फिर आपका ये स्टांस कि उसको तो जी भारत से मावनत हासिल है, जब आपसे लाहौर हाई कोर्ट में पूछा गया तब आप कोई जवाब पेश ना कर सके उसको अंदर रखने के लिए। आज आप कह रहे हैं जी भारत से मावनत हासिल है, आज आप उसके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। ये हुकूमत अपना मजाक नहीं बनवा रही? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली जरूरी नहीं है कि वहां से टीएलपी के लोग जो हैं वो एक्चुअली उनके राब्ते भारत के साथ हों या कुछ, लेकिन जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो ये इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो हाईजैक हो जाती हैं। पहले तो लोकल यहीं से कुछ शरपसंद जो है वो उसमें शरीक हो जाएंगे, वो हुए होंगे लाजमन। उसी तरह उसमें कोई एनिमी एजेंट, पेड एजेंट्स लोग हैं वो भी शरीक हो सकते हैं, क्योंकि ये जैसे कत्ल गारत होती है, इसमें मॉब के अंदर बाज़ शरपसंद लोग जाके वो फायरिंग वायरिंग कर देते हैं, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ये फसाद बढ़े, और यही ऑब्जेक्टिव होंगे आपके इंडियंस के भी। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ किसी ने साजिश करके उनके बिहाफ पे काम किया, नहीं, ये इस तरह के खेल में शामिल हो जाते हैं खुद ब खुद लोग, और वो जिसका उन्होंने खेल आगे रचाना है वो पूरा करते हैं। तो इंडिया से अगर वहां से सर ये कहना और जो आप बात कर रहे हैं और जो फवाद चौधरी बात कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। ये कहना कि ये हाईजैक हो सकता है, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। ये कहना कि उनके जो है वो कनेक्शन वहां से जो है वो मिल रही है, और इंडिया से इम्प्लाई करना कि इनके बराह रास्त जो है वो कोई ताल्लुकात हैं, वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं सर। लेकिन अब वो बात कर रहे हैं जो वहां से ऑपरेट किए जा रहे हैं, ट्विटर अकाउंट या सोशल मीडिया के दूसरे अकाउंट्स वगैरह जो हैं वो व्हाट्सएप के जैसे होते हैं, वो वहां से भारत से ऑपरेट हो रहे होंगे, कई मुल्कों से हो रहे होंगे, इनको शय देने के लिए या इनके बिहाफ पे कुछ खबरें चलाने के लिए, वो तो हो रहा होगा। लेकिन ये कहना कि उनका इनसे ताल्लुक है, वो फिर आपको शवाहिद देने होंगे, उसका सबूत लाना होगा। वो इस तरह फवाद चौधरी के कह देने से
वो बात ना कोई तस्लीम करेगा और ना ही वो, क्योंकि अगर वो टीएलपी वाले खुद ही कहेंगे जी हम जा रहे हैं अदालत में, आपने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, तो हुकूमत को कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मांगा ना, शवाहिद मांगे, जिस वक्त साद रिजवी को ये चाहते थे कि अंदर रखें, तो उस वक्त शवाहिद मांगे तो हुकूमत के पास कोई शवाहिद देने को नहीं थे। वो गलत है एक्चुअली, ये इनकी नाकामी है कि ये इस किस्से को रिजॉल्व नहीं कर सके इतने दिन के, हत्ता के ये आके हाईजैक हो गया बाहर की कुव्वतों के पास। अगर ये इसकी हसासियत समझते, इसकी मुश्किल को देखते कि ये रिजॉल्व होना चाहिए फौरन, तो पहले तो ये लोगों को बाहर निकलने से पहले अरेस्ट कर लेते उनके लीडर्स को। अगर वो नहीं हुआ तो शुरू में ही वहीं कुछ ना कुछ उसका हल निकालते। अगर अब भी ये डिले करेंगे और ये पार्लियामेंट वगैरह ये कोई इस तरह का सीरियस काम नहीं करेंगे, तो ये मजीद हद से चढ़ती जाएगी वो आपके एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स के। वो किसी के बात की बात नहीं होती, वो खुद ब खुद ये चीज शामिल होने शुरू हो जाती है। तो इनकी अपनी नाकामी है, गलती है इनकी। ये अगर इस तरह डिले करेंगे और टूल देंगे इस चीज को, इसके नताइज और भी बुरे होंगे। और फिर अगर ताकत के जरिए रोकने की कोशिश की, फिर तो बहुत ही मसला बनेगा, क्योंकि मेरा तजर्बा है कि मजहब के नाम पे जो लोग निकले होते हैं वो अपनी जान को कुर्बान करना वो अपने लिए सादत समझते हैं, लिहाजा उनको खौफ कोई नहीं होता। नतीजा ये कि कई दफा ये भी होता है कि आपके अपने ट्रुप्स उन पर फायर करने से इनकार कर देते हैं। मेरे साथ हुआ था ये, जब जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ निजाम मुस्तफा तहरीक चली, तो लोगों ने कहा जी मारे हमें गोली, ये आके ट्रुप्स के सामने खड़े हो जाते तो कहते जी हम तो नबी के नाम पे आए हैं जान देने। तो आपके ट्रुप्स कहते हैं आगे से कि जनाब जिस नबी के नाम पे ये जान दे रहा है मैं ही गुनाहगार जान देती। हमारे ट्रुप्स ने फायर करने से इनकार कर दिया। तो ये प्रॉब्लम बड़ी सीरियस बन सकती है। इनको समझना चाहिए कि इसके मुज़मिरात अच्छे नहीं है, ये दुश्मन के हाथ चढ़ जाएगी, फिर इनको बहुत प्रॉब्लम्स होगी। लिहाजा इसको सीरियसली रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और वो यही है कि एक यूनिफाइड स्टांस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चलाएं, ताकि हमेशा के लिए, आइंदा के लिए इनका ये मसला खत्म हो। अच्छा गुल साहब, एक और चीज़ जो हम इस हुकूमत की देख रहे हैं, जो ये ब्लेम गेम का सिलसिला है, जो फवाद चौधरी साहब ने बात की, और उन्होंने कहा आपको याद है कि लास्ट टाइम ये कहा गया कि इनको अब इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी, इनको जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ इनको जो है वो डिसॉल्व कर देंगे, और उसके बाद मलबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ जो है वो डाल दिया गया। जबकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है स्टांस आया है, तमाम न्यूज़पेपर्स में छपा है, जिसमें क्लैरिफाई उन्होंने किया है कि अंडर आर्टिकल 17(2) of the Constitution and Section 212 of the Elections Act 2017 concerning the dissolution of a political party, the government is formally required to make a proper reference to the Supreme Court within 15 days. चौधरी साहब को जब ये पूछा गया कि आपने क्यों नहीं रेफरेंस दिया, क्योंकि उन्होंने कहा जी वो रेफरेंस अभी तैयार हो रहा है, अटॉर्नी जनरल उसको तैयार कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था जी इस पे तो तमाम इदारों को खुद जो है वो एक्ट करना चाहिए था, ईसीपी इस पे जो है सू मोटो भी ले सकती है। सर ये जो ब्लेम गेम है, अपना जो आपने खुद कुछ किया नहीं, आपकी मजबूरियां थी या आपके लिए सेंसिटिव चीज़ थी, दूसरों की उसमें कंधे पे बंदूक रख के चलाने से क्या मसला कोई हल होगा? देखिए मारिया, यहाँ पे एक रिवायत बन गई है कि आप मसाइल के लिए हमेशा कोई कुर्बानी का बकरा तलाश करते हैं, यानी स्केप गोटिंग जिसको कहते हैं। और पहले जो हम इंडिया की बात कर रहे थे, ये इतनी बचगाना ये बात अब लगती है। बार बार आप अंदर के जहाँ पे देखें आग होती है वहीं से धुआं निकलता है जी। और हमारा अगर दुश्मन होगा तो उस धुएं से ज़रूर उस आग को ज़रूर भड़काएगा। बड़ा ही बेवकूफ़ दुश्मन होगा अगर वो हमारे अंदरूनी जो फॉल्ट लाइंस हैं उससे वो फ़ायदा ना उठाए, उसको भड़काए नहीं। तो ये तो कहना है इंतहाई फजूल बात है कि जी वो इंडिया, ठीक है बिल्कुल उसमें हकीकत है कि इंडिया में वेबसाइट्स हैं, वहाँ के अखबारात हैं, वो इन बातों को बहुत उछालते हैं, लेकिन क्या ये कह देने से आप उन नालायकियों पे पर्दा डाल सकते हैं जो इस वक्त हो रही हैं, जो हमारी पंजाब की इंतज़ामिया ने की है, जो हमारे वजारत दाखिला ने की है, जो हमारे, मैं समझता हूँ कि अस्करी इदारों ने भी की है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, कि इस किस्म का जितना भी काम होता है आप उसकी पेशबंदी करते हैं। जब कोई ऐलान होता है आप उस जगह पे जाके उस बुराई को फैलने से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया कि कभी इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया, कभी भारत पे डाल दिया, अपना नहीं देखा कि डिप्टी कमिश्नर ने, चीफ सेक्रेटरी ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने क्या किया। दूसरा, सियासी क़यादत चाहे इस जमात की है, पीटीआई या पिछली गवर्नमेंट की, आपने देखा मॉडल टाउन में जो वाक़यात हुए थे 2013-14 में, उसके जो पुलिस अफसरान थे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता 14 लोग कत्ल या शहीद हो गए थे, तो पुलिस अफसरान के खिलाफ जो FIR बनी, मुकदमे बने थे, वो आज भी भुगत रहे हैं। यानी
पुलिस वाले अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हैं, उस दौरान लोग मरते भी हैं, ज़ख्मी भी होते हैं। सियासी क़यादत जो है, सियासी अशराफिया उनके पीछे खड़े होने से इनकारी हो जाते हैं। हाँ। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हमारी पुलिस क्यों परफॉर्म करेगी? और इस किस्म की बहुत सारी मिसालें इस्लामाबाद में भी, जहाँ पे पुलिस बज़ाहिर नालायक साबित हुई, लेकिन हमने जब उनसे पूछा आला अफसरान से, तो उन्होंने कहा कि हमें तो हमारे खिलाफ मुकदमे बन जाते हैं, हमें सस्पेंड कर दिया जाता है कि आपने लाठीचार्ज क्यों किया, आपने लोगों को पार्लियामेंट के सामने मारा क्यों है। तो ये हमारे इस मुआशरे की, जो मैं इस पर बात ख़त्म करूँगा, असल में हमारी सियासी अशराफिया की और किसी हद तक हमारी जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी भी एक मुनाफिकाना रविश है कि आप अपनी नालायकियों पे पर्दा डालने की खातिर इसको एक्सटर्नलाइज कर देते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम्स हमें अपने जब तक मैनेज नहीं करेंगे, दुश्मन हमारे यूं ही इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। अच्छा गुल साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ, एक और इशू जो आपने, क्योंकि पुलिस वालों की आपने बात की कारकर्दगी पे, अब ऑब्वियसली जिस तरह जो इस वक्त हो रहा है, लास्ट वाला भी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी पुलिस वालों की जानें गई, शहादतें हुई, इस दफ़ा भी जो हैं वो हुई। लेकिन जिन लोगों ने जिन लोगों ने पिछली दफ़ा ये फेल किया था, उस पर किसी को कोई सज़ा नहीं हुई, तो पुलिस का मोराल भी तो सर, मतलब अपनी जानों के नजराने वो पेश कर रहे हैं और आप इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, और कोई जिन्होंने यू हैवंट टेकन देम टू टास्क, उससे भी तो मोराल बहुत डाउन होता है। ऑफ कोर्स देखें ना, जहाँ पे सियासतदान अपना हल्का नियाबत यानी अपने वोटिंग जो हल्का है उसको बचाने की खातिर आप गैर कानूनी काम करने वाले, कानून तोड़ने वाले लोगों को शहीद करने वालों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आप उनको सज़ा नहीं देते उनकी गैर कानूनी कामों की, तो वो अपने फ़राइज़ कैसे अंजाम देंगे? ये तो इस सियासी अशराफिया की मुनाफ़कत है कि टू सेव देयर वोट बैंक वो वोट नहीं करते हैं और बिलवास्ता तौर पे उन लोगों का साथ देते हैं जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिन्होंने पाकिस्तान के लाखों शहरियों की ज़िंदगियों को मफलूज करके रख दिया है। तो ये कौन सी रियासत में होता है? आपने एक बिल्कुल बनाना रियासत इसको बना दिया है और दुनिया भर में पाकिस्तान का इस वक्त मजाक उड़ रहा है। वाहिद जो पाकिस्तान से खबर जाती है, जो तस्वीरें जाती हैं, वो यही है कि मौलवियों ने सड़कें बंद की हुई हैं, मौलवी शहरियों को मार रहे हैं, 20-20 मील सड़कें ब्लॉक हुई हैं। ये इमेजेस हैं पाकिस्तान के, और हम कहते हैं कि हमारा कोई बयानिया कोई कबूल नहीं करता। तो बाबा, जहां इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी, इतनी सारी नालायकियां होंगी, उसमें खाक हमारा कोई बयानिया सुनेगा फिर? सर कॉन्ट्रडिक्शन का तो ये हाल है, जनरल साहब की तरफ भी चलती हूँ, आज ही हम देख रहे थे कि वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बाकायदा ये कहते हैं कि 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, 80 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। बुज़दार साहब की ट्वीट आती है, उसमें जो वो ज़ख्मी एहलकार हैं उनका जो नंबर है वो 253 या ओवर 200 जो है वो रखते हैं। इधर ही जो है वो टैली नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही है। एक क्वार्टर से कोई खबर आ रही है, दूसरे से कोई आ रही है, तीसरे से कोई आ रही है। जनरल साहब, अभी जो ये बात हम कर रहे हैं कि सज़ा जज़ा का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चले आपने अगर मुज़ाकरात की मेज़ पे उनको ले ही आए पिछली दफ़ा, तो जिन लोगों ने पुलिस एहलकारों को शहीद किया, यू शुड हैव टेकन देम टू टास्क। जब आप नहीं करेंगे तो पुलिस क्या परफॉर्म करेगी, उनके मोराल का क्या होगा? देखिए, ये बड़ा सीरियस इशू है। पुलिस तो ऑलरेडी डिमोरलाइज हुई पड़ी है कि पुलिस सिर्फ लाठियों के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के पास वेपन्स नहीं है, उनको इजाजत नहीं। हाँ। और जब सिर्फ लाठी होती है तो फिर आप ये देखिए कि आप अगर जाके 50,000 के मॉब को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके सामने कम से कम 50,000 पुलिस वाला हो। अगर वो 500, 600 या 1000 के करीब पहुंचे तो वो ओवर पावर, उनको तो वो मारेंगे। तो या तो वेपन होना चाहिए या फिर वो मैचिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो जब मैचिंग स्ट्रेंथ नहीं है तो कम से कम उनमें से कुछ लोगों को वेपन देना चाहिए, ताकि उनमें से अगर 1-2 को कैजुअल्टी मिलती तो कम से कम उनके ऊपर खौफतारी हो कि जी ये भी आगे से हमारे ऊपर गोली चलाएंगे। तो ये तो हुआ नहीं। अब चीज ये है कि यहाँ पे इस मॉब में कौन किसको मार गया ये हुकूमत को पता नहीं। ये कह रहे हैं कि जनाब जो लीडरशिप है वो हवाले करे। मैं ये कहता हूं कि लीडरशिप को क्यों ना पकड़ा जाए, लीडरशिप तो लेके आई हुई है लोगों को। कत्ल के मुजरम तो असल वो हैं जो लीडर्स हैं, जो लेके आए और जिन्होंने देखा कि वेपन्स मौजूद हैं और उन्होंने नहीं रोका, मना नहीं किया, बल्कि जो जिन्होंने चलाया बजाय उनको पुलिस के हवाले करने के उनको प्रोटेक्ट किया या उनको छोड़ दिया, उनकी तो परवाह नहीं। तो
असल चीज ये है कि अभी ढूंढने की बजाय इनको पकड़ें जो इनके लीडर्स हैं और उन पे कत्ल के मुकदमे चलाएं, क्योंकि किसी न किसी को तो इसका जिम्मेदार होना चाहिए। जो जाने चले गई, जो पुलिस वाले जो मारे गए, एक तो उनको आप वेपन्स के बगैर चला रहे हैं वहां पे, और दूसरा ये कि वो मारे जा रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल ना हो। वो इतना डिमोरलाइजिंग होगा उनके लिए कि आइंदा वो ये काम कर नहीं सकें। सही। ये बड़ा जरूरी होता है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है उनका अपना मोरल ठीक रहे ताकि वो आपके लिए कुछ काम कर सके। लेकिन अगर वो खुद सरेंडर करके बैठ जाएंगे कि जी हम तो मार खाने के लिए आए हैं, तो बड़ी मुश्किल होगी। ये नहीं होना चाहिए। तो इनको चाहिए कि इनके लिए कुछ ना कुछ तो पकड़ें, फिर खुद ब खुद असली लोग भी शायद सामने आ जाएं या उनको कोई लेके आ जाए। लेकिन लीडर्स को जरूर अभी अरेस्ट करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, और उनको फिर कम से कम उनके लिए केसेस चलाएं। अच्छा जनरल साहब, एक चीज़ जो हम देख रहे हैं, हमारी पुलिस जो है शायद जो वेपन्स ना देने की मंतक है वो भी ये है कि उनसे मॉब्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं होते। मॉब वायलेंस उनको नहीं समझ आती किस तरह कंट्रोल करते हैं, फिर वो गोलियां चला देते हैं और लोगों की जानें चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह बात हम देख रहे हैं, वजीर दाखिला ने खुद बताया कि क्लाशनकोव्स जो है उनके पास मौजूद थे। तो एक तरफ इतने जदीद हथियार, दूसरी तरफ लाठी और टीयर गैस जो है, उससे क्या काम बनेगा? तो आप नहीं समझते कि इनकी ट्रेनिंग में भी जो है वो होना चाहिए ताकि इफेक्टिवली मॉब वायलेंस ये कंट्रोल कर सके एंड एट द सेम टाइम अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सके? ट्रेनिंग के अलावा एक्चुअली प्लानिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मॉब बहुत बड़ा हो तो आपके लिए आपके पास कभी भी इतनी फोर्स नहीं होती कि आप उस सारे मॉब को कंट्रोल कर सकें, और किलिंग आप करना नहीं चाहते। बिल्कुल। अमूमन इस मॉब को ब्रेक करने का इंतजाम किया जाता है। जहां आप टीयर गैस जब इस्तेमाल करते हैं तो मॉब अपने आप को बचाने के लिए दाएं बाएं भागता है, वो छोटी टोलियों में तकसीम हो जाते हैं। होता है उनको ट्रैप करने का, और वो ट्रैप बनाया जाता है। अब मॉब जो है वो भी मिसाल के तौर पे अभी वो गुजरांवाला में है, तो आप ये ट्रैप्स बनाने का काम जेलम में कर सकते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो आप जब यूज करेंगे टीयर गैस, तो वो जब दाएं बाएं भागेंगे तो गलियों में या कोई इलाका जो है वो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ ये काम कर। और जब वो छोटी टोलियों में बढ़ते हैं, जब जाते हैं वो मुख्तलिफ गली कूचों में भागते हैं, तो उनको आगे से बंद किया होता है वायर वगैरह के साथ, वो ट्रैप हो जाते हैं। उनको फिर वहां पे आप या अरेस्ट करते हैं या उनकी मारधाड़ करते हैं ताकि ये मॉब दोबारा बन ना सके। इस मॉब की भी इन्होंने ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। ये हमने लाहौर में एक्सपीरियंस किया था, और जब ये मॉब ब्रेक हो गया तो फिर वो लोगों को रास्ता नहीं मिलता था जान छुड़ाने का, जान बचाने का, और फिर 2-4 दिन में ये मामला खत्म हो गया। तो ये प्लानिंग का बड़ा इसमें हाथ है। अगर आप स्केयरली उनके सामने खड़े होकर उनको रोकना चाहें तो वो तो यलगार होती है हजारों आदमियों की, आप कैसे रोक लेंगे? तो ये यहाँ पे ये भी फुकदान है इस चीज का कि कोई आपके पास खास प्लान हो या आपने कोई स्ट्रेटजी वर्कआउट मैंने कैसे करना, वो नहीं कर रहे। तो ट्रेनिंग यही होती है कि आप मॉब को ब्रेक करें, क्योंकि आप कभी भी उस मॉब, इतने बड़े मॉब को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ उससे बड़ी कम होती है। ये मेरा ख्याल है कि इसमें लैक करती है ये चीज। दूसरी तरफ वही है कि हुकूमत साइमल्टेनियसली उनसे बातचीत करे इसी पार्लियामेंट्री फोरम से। अगर अकेले हुकूमत बात करेगी तो ये पोजीशन ऑफ वीकनेस से कर रही है, क्योंकि हुकूमत वक्त मुसीबत पड़ी हुई है कि ये सड़कें खुलवानी है, अवाम को तंगी है, ये है वो है, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, और ये वो समझते हैं, जो टीएलपी वाले हैं वो ये बात समझते हैं कि हुकूमत कॉर्नर हुई पड़ी है, इस वक्त नाजायज मुतालबा इनसे मनवा लेंगे। वो इस चीज ताकि रियासत की रिट कायम है, रियासत की रिट कायम हो। और दूसरी तरफ एक तरफ ये है कि हुकूमत फंसी पड़ी है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ अपने पुराने स्कोर जो है वो सेटल कर रही है। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो मैच के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से ट्रांसमिशन है वो न्यूज़ कैरी करेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।